सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। आज मैं एक सीधा सवाल आपसे करना चाहता हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार को इस देश की जनता की जान की परवाह है? आपको याद होगा दोस्तों, हेमंत बिस्व शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं असम के अंदर, हो सकता है कि अगर बीजेपी असम के चुनाव जीत जाए तो अगले मुख्यमंत्री भी हों। तब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि देखिए, मैंने मास्क इसलिए नहीं पहना हुआ है क्योंकि असम के अंदर कोई कोरोना के केसेस हैं ही नहीं। यहां आप आसानी से घूम सकते हैं, यहां कोई कोरोना के केसेस नहीं है। दोस्तों, अब देखिए, अब जबकि असम में चुनाव खत्म हो चुके हैं तो आपके स्क्रीन पर यह है आधिकारिक फरमान। असम के अंदर कोरोना को लेकर बहुत ही सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। यानी कि आपकी औकात, आम जनता की जान की कीमत तभी तक है जब आप इन्हें वोट दे रहे हैं। जब तक आप वोट दे रहे हैं तब तक है, उसके बाद आपकी जान की कोई कीमत नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी सरकार ने साबित किया है। उस वक्त असम के अंदर तस्वीरें देखिए दोस्तों, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे वहां के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हो या अगले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हो, सभी लोग खुलकर चुनावी रैलीज, रोड शोज किया करते थे। उस वक्त जब इनसे सवाल किया जाता था तो इनका यह कहना था कि नहीं साहब, कोरोना नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। और अब असम के अंदर एक बार फिर दिखाना चाहूंगा वो आधिकारिक फरमान जो कि जारी कर दिया गया है। और दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के इन्हीं तेवरों को लेकर अदालत ने बहुत ही सख्त आदेश पारित किया है, बहुत ही सख्त टिप्पणी की है। आपके स्क्रीन पर अदालत ने कहा है कि केंद्र सरकार के हाथ खून से सने हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है ये, केंद्र सरकार के हाथ खून से सने हैं। उन्होंने कहा है कि 130 करोड़ की आबादी है इस देश की, इसमें आधिकारिक तौर पर मान के चलें कि 2 करोड़ कोरोना के केसेस हों, मगर असल में यह 5 गुना ज्यादा होंगे, यानी कि 10 करोड़। अदालत ने कहा है कि बाकी जनता को तो सुरक्षित रखिए। अदालत आगे जाकर यह भी कहती है दोस्तों कि सरकार किस तरह से चलाए जाए यह हमारा काम नहीं, यह आपका काम है। और केंद्र सरकार के नुमाइंदे जो हैं चुपचाप खड़े रहे अदालत के अंदर। दोस्तों, यह मामला अदालत में क्यों पहुंचा? यह अदालत मामला में इसलिए पहुंचा क्योंकि केजरीवाल सरकार यह गुहार लगा रही थी कि हमारे हिस्से की ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को दी जा रही है। अदालत ने यही फटकार लगाई कि केंद्र सरकार को समझना होगा कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। इस वक्त जब इस देश की जनता को ऑक्सीजन की जरूरत है तो आप यह ऑक्सीजन औद्योगिक कारणों से डाइवर्ट कैसे कर सकते हैं? उद्योगों को कैसे दे सकते हैं? लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है या उद्योगों में ऑक्सीजन भेजना? यह सरकार आखिर सूट बूट की सरकार क्यों है? 2 मिसालें आपके सामने कि यह सरकार किस तरह से आम जनता की परवाह नहीं करती। दोस्तों, निशब्द हूं मैं। असम सरकार का जैसे ही मैंने फरमान देखा दोस्तों, 2 मिनट के लिए तो मुझे एतबार नहीं हुआ और उसके बाद मैंने देखा वाकई। और अगर आप देखें इस पूरे फरमान को, बहुत ही सख्त नियम लागू किए गए हैं दोस्तों। अपने आप में बहुत कुछ यह कहता है कि इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। आपने पश्चिम बंगाल में, आपको याद होगा, पहले राहुल गांधी ने कहा कि मैं अब कोई चुनावी रैलीज नहीं करूंगा। उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अपनी चुनावी रैलीज जो हैं वो छोटी कर दूंगी। इन दोनों के कहने के बाद फिर फरमान जारी होता है कि प्रधानमंत्री की रैलीज में सिर्फ 500 लोग जमा होंगे। प्रधानमंत्री इस देश के नेता हैं भाई, सबसे लोकप्रिय नेता हैं। मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी और ममता बनर्जी का अनुसरण क्यों करते हैं। और आपके स्क्रीन पर दोस्तों, ममता बनर्जी ने कड़ी फटकार लगाई है केंद्र सरकार की। क्या कह रही है खबर? ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो केंद्र की जो टीकाकरण नीति है वो पूरी तरह से खोखली है, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं, कोई जमीन नहीं। और उन्होंने सीधा खत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है।
यानी कि पहले तो जब राहुल गांधी कहते हैं कि सबको टीका लगना चाहिए, उसका आप मजाक उड़ाते हैं। फिर आप एक जारी कर देते हैं आदेश, कल ये आदेश जारी हुआ है कि 18 साल से ऊपर सबको टीका लगेगा। मगर आपसे बड़ा सवाल कि टीके हैं कहां? क्योंकि अब 11 अप्रैल को ही आपने दुनिया भर से और वैक्सीन बनाने का काम शुरू किया है, मंगाने का काम शुरू किया है। आपके पास टीके नहीं हैं और आप यह दावा कर रहे हैं कि आप 18 साल से ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन लगाएंगे, टीके लगाएंगे। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने कड़ी फटकार लगाई है। मगर दोस्तों, जो दो खबरें आपको सबसे ज्यादा चिंतित करनी चाहिए वो अब आपके स्क्रीन पर आ रही हैं दोस्तों। सबसे पहले आपके सामने यह है दिल्ली का गंगाराम अस्पताल और एनडीटीवी की यह खबर जो कह रही है कि अब हमारे पास सिर्फ 8 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है। सिर्फ 8 घंटे की ऑक्सीजन। और इस वक्त जब तक ये खबर आप तक आएगी दोस्तों, ये 8 घंटे से कम होकर शायद 5 घंटे हो जाएगी। यह हालत है देश की राजधानी की, देश की राजनीतिक राजधानी की, वो राजधानी जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह रहते हैं, जहां अरविंद केजरीवाल रहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इस देश की जान की कोई कीमत नहीं है? दिल्ली की जान की कोई कीमत नहीं है? आज दिल्ली गंगाराम अस्पताल कोई सामान्य अस्पताल नहीं है दोस्तों। वो कह रहा है कि मेरे पास सिर्फ 8 घंटे की ऑक्सीजन बची है। उसके बाद क्या होगा मुझे बताइए, क्योंकि ये जो प्रकोप है कोरोना का, ये कोई 10-12 दिन में खत्म नहीं होने वाला, ये अगले 3-4 महीने चलने वाला है। क्या कोई प्लान है सरकार का? अब मैं एक और खबर बताता हूं दोस्तों। ये मत सोचिए कि ये मामला जो है वो सिर्फ दिल्ली का है। आपके स्क्रीन पर यह है महाराष्ट्र की तस्वीर, महाराष्ट्र के अहमदनगर की। क्या कह रहे हैं कि सिर्फ 3 या 4 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। 3-4 घंटे की ऑक्सीजन, इसके मायने समझते हैं आप दोस्तों? जब ये ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी महाराष्ट्र के अहमदनगर में, उसके बाद क्या होगा बताइए? और जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आपको फोन लगाते हैं तो आपका प्रधानमंत्री कार्यालय, उद्धव ठाकरे जो कि सीएम है एक राज्य के, उन्हें कहा जाता है नहीं, प्रधानमंत्री जो है वो चुनावी रैलीज में बिजी है। किस कदर बेबसी है दोस्तों। सरकारें बेबस हैं, और जाहिर सी बात है जब सरकारें बेबस हैं तो आम इंसान की क्या औकात। दोस्तों, मैं चूंकि सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर मेरे करीब 10 लाख 12 लाख फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पर आधिकारिक तौर पर मेरे उसी तरह से 10-12 लाख जो हैं मेरे फॉलोअर्स हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि मैं लोगों को मदद दिलवा सकूं। मगर मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मैं 10 लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूं, मुश्किल से 1 या 2 इंसान की ही मैं मदद कर पाता हूं। और आज मैं आपको एक दास्तान बताने वाला हूं दोस्तों, सिहरन पैदा करने वाली दास्तान। यह दास्तान है छिंदवाड़ा में एक लड़की की। वो अपनी मां को लेकर वहां एक अस्पताल में भर्ती करती है। वो लगातार ये कोशिश कर रही होती है कि उसे कोविड वार्ड में, यानी कि जहां कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा होता है, वहां पर वो भर्ती कराए। उसकी मां की तबीयत लगातार गिरने लगती है। आप जानते हैं उस लड़की ने मुझसे क्या कहा? उसने मुझसे कहा, अभिसार भैया, मैं चाहती हूं कि अगर मां की मृत्यु हो तो इसी वार्ड में हो जाए, क्योंकि अगर कोरोना के वार्ड में उसकी मृत्यु हुई तो मां की लाश लेने में मुझे बहुत दिक्कत पेश आएगी। मेरी उस बहन ने जब यह बात कही थी दोस्तों, अब भी जब मैं आपसे कह रहा हूं ना, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं उसके बारे में सोच के। न जाने कितनी ऐसी दास्तानें हैं, इतनी दास्तानें हैं जिसके बारे में निशब्द हूं मैं। लोग कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं समझना चाहता हूं इस सरकार से कि आप कब पसीजेंगे? चुनाव आयोग कब पसीजेगा? अरे चुनाव आयोग के तो टॉप के तमाम अधिकारी, सुशील चंद्रा जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्हें तो आप गोवा भेजने वाले हैं गवर्नर के तौर पर, उन्हें तक कोरोना हो गया है। तो चुनाव आयोग को होश कब आएगा? आप पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलीज को कैंसिल कीजिए। ममता बनर्जी जो मांग कर रही हैं कि आप इन चुनावों को, अभी 3 फेजेस बचे हुए हैं, 3 फेजेस 3 दिन में करने के बजाय 1 दिन में कराइए। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा फेजेस होंगे उतनी ज्यादा रैलीज होंगी। इंसान गुहार लगाए तो कहां लगाए दोस्तों? मैंने खुद को कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया। और मैं आपको बता रहा हूं, देश की कोई बहुत इज्जत नहीं बढ़ रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत आने से मना कर दिया है।
आप देखिए वहां के हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा है कि हमने भारत को रेड जोन में करार दे दिया है, यानी कि अब भारत से कोई फ्लाइट्स नहीं आएंगी। यह बात अलग है दोस्तों, इस चीज पर गौर कीजिएगा। ब्रिटेन ने तो मना कर दिया आने से जैसे ही भारत में हालात खराब हुए, मगर कुछ दिनों पहले जब ब्रिटेन के अंदर हालात बदतर थे, तब भारत ने ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर कोई रोक नहीं लगाई थी। क्या भारत सरकार को अपने देश की जनता की जान की कोई परवाह नहीं है? पिछले साल भी क्योंकि ट्रंप को आना था, तो आपने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद नहीं किया। फिर उन्हीं इंटरनेशनल फ्लाइट्स के जरिए, क्योंकि आपने बहुत देरी की इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कराने में, करीब 1 या 1.5 महीने की देरी की आपको चाहिए था कि ट्रंप का विजिट कैंसिल कर देते। पहला जो मामला था कोरोना का, वो 5 जनवरी 2020 को आया था, मगर आपने 25 जनवरी को जाकर दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक संदेश डाला था कि जो भी कोरोना से जो है संक्रमित आएगा, हम उसे क्वारंटीन करेंगे, उसे आइसोलेट करेंगे। कायदे से 5 जनवरी को ही आपको इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर देनी थी, मगर आपने ये भूल की, आपने ये गलती की, देश ने उसका खमियाजा भुगता। और फिर आपने किसको दोष दिया? तबलीगी जमात को। अरे जो तबलीगी जमात के भी आए थे, उन्हें भी आपको कहीं ना कहीं क्वारंटीन करना चाहिए था। उनका क्या दोष था? उन्हें क्या पता था? और आपने उस आयोजन की भी अनुमति दी थी। यही नहीं, अमेरिका ने भी भारत को रेड कॉर्नर में रख दिया है। ब्रिटेन ने रख दिया है, अमेरिका ने रख दिया है। और भारत क्या कर रहा है, मुझे बताइए? भारत क्या कर रहा है? आपने ब्रिटेन के साथ अपनी फ्लाइट्स बंद क्यों नहीं की थी जब हालात गंभीर थे? है सवाल का कोई जवाब आपके पास? मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है दोस्तों, मुझे परवाह है सिर्फ अपने इस देश की जनता की। और अगर आज मैं आपको हद से ज्यादा इमोशनल लग रहा हूं, इसलिए लग रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग मुझे ट्विटर पर फॉलो करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि मैं कोशिश कर रहा हूं कुछ लोगों की जिंदगी आसान हो सके, किसी को ऑक्सीजन मिल सके, किसी को फैबीफ्लू मिल सके, किसी को अस्पताल में जगह मिल सके, उसकी मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप और हम सिर्फ ये सामान्य चीज कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं खुद उन्हें एडमिशन नहीं दिलवा रहा हूं। मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा कि कांग्रेस के एक नेता हैं श्रीनिवासन, वो मदद कर रहे हैं। दिल्ली सरकार में एक मंत्री हैं दिलीप पांडे, एमएलए हैं, वो मदद कर रहे हैं। उनकी मदद लेके, उसी तरह से कुमार गौरव हैं रांची में, जफर भाई हैं भोपाल छिंदवाड़ा में, मैं उनसे बात कर रहा हूं कि आप लोगों की जिंदगी आसान हो सके। मेरी कोई औकात नहीं है कि किसी को मैं एडमिशन दिला सकूं, मगर मैं एक सूत्र बनाऊं। मगर जब मेरे जैसा एक आम इंसान एक सूत्र बन सकता है, तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि मोदी सरकार को किसने रोका है अपने देश की जनता के बारे में सोचने? किसने सोचा है कि आप अपने देश के अंदर एक भावात्मक रवैया दिखाइए, इमोशंस दिखाइए? इतनी बेदुली क्यों? इतनी बेरुखी क्यों? यकीनन दोस्तों, मुझे अब और नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मैं जितना ज्यादा बोलूंगा उतने ही ज्यादा इमोशनल होऊंगा। मगर जो मैं बर्बादी देख रहा हूं ना दोस्तों, उसकी कोई इंतहा नहीं है, कोई इंतहा नहीं है। पिछले 20 दिनों में मैंने अपने 3 रिश्तेदारों को गंवाया है। मैं अपनी खुद की मौसी को अस्पताल में एडमिट नहीं करवा पा रहा हूं, इतना बेबस हूं मैं। और मुझसे भी कहीं ज्यादा बेबस आप लोगों में से कई लोग होंगे। मैं यही प्रार्थना करता हूं ईश्वर से, वाहिगुरु से, खुदा से, यसू से, कि हम इन हालात को पार पाएं और एक बेहतर भारत की ओर बढ़ें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।